चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। आज लास्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड रियल मोलर मास। ये लोग क्या होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं। दूसरा पढ़ेंगे कि रिएक्शन कोसेंट क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है। और लास्ट हम लोग लिचटे रियल पढ़ेंगे। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसका नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है एक फार्मूला, दो फार्मूला आपके दिमाग में रखना है। एक है m ऑब्जर्व्ड बराबर m रियल बटा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। एक फार्मूला ये दिमाग में रखना है। दूसरा फार्मूला ये दिमाग में रखना है, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बराबर वेपर डेंसिटी रियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है ना। जहां पे कौन क्या है, वेयर m ऑब्जर्व्ड जो है ये है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या इसी को कह सकते हैं कि ऑब्जर्व बोलिए, चाहे इसी को एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। दूसरा क्या है, एम रियल। एम रियल है रियल मोलर मास। रियल मोलर मास। अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको दो चीज है, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, यानी ये हमारा है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। दूसरा क्या है, वेपर डेंसिटी रियल, यानी रियल वेपर डेंसिटी। ठीक है। अल्फा वही है, एन वही है। उतारिए इसको। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं, इस पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। जो हम लोग फार्मूला पढ़ा, दो फार्मूला भी हम लोग पढ़ा। एक पढ़ा मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड, मोलिकुलर मास के संदर्भ में। दूसरा पढ़ा वेपर डेंसिटी के संदर्भ में। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है N2O4 गैस है, इक्विलिब्रिया है 2 मोल NO2 गैस के। द ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 इज इतना। N2O4 का ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है, 80 है। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्या होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है m ऑब्जर्व्ड बराबर m रियल बटा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये फार्मूला है। ऑब्जर्व्ड देखिए कितना दिया गया, द ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 इज 80। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है, 80 है। रियल मोलर मास इसका कितना होगा, इसका रियल मोलर मास होगा, एक नाइट्रोजन का 14, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, एक ऑक्सीजन का 16, 4 है तो 4 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28 हुआ, प्लस 16 चौका 64 हुआ, 8 4 12 हुआ, बचा 1, 6 1 7 2 9, 92 हुआ।
यहाँ पे लिख दिया 92 बटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। n का बारे में बताए थे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 है प्रोडक्ट में, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हुआ, यही हुआ ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे हो गया 80 माइनस 80 अल्फ़ा, 80 अल्फ़ा। अच्छा, ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये हमारा क्या हो गया, कर रहा है, तो ये हो गया 80 बराबर 92 बाई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, यानी 1 प्लस क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। ये हो गया उसके बाद 80 प्लस 80 अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 92। यानी आपका क्या हुआ, ये बराबर हो गया 80 अल्फ़ा बराबर हो गया 92 माइनस 80, ये हो गया 12, और ये 80 अल्फ़ा हुआ, यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 12 बाई 80। तो 4 3 12, और ये कितना हो गया, 40 से 20 हो गया, 20 को 80 क्या हो गया, 0.3 बटा कितना, 2, यानी ये हमारा हुआ 0.15। 2 1 2 और 2 5 10, यानी 0.15 आंसर आया। ठीक है, ये क्या था, हम ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, m ऑब्जर्व बराबर m रियल बटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। ये कौन है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, और ये कौन है, रियल मोलर मास है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आइए, करा है कि द ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज इतना, द इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी परसेंटेज अल्फा निकालना है। क्या कीजिएगा, अब जानते हैं वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बराबर क्या होता है, वेपर डेंसिटी रियल बटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। चलिए, तो PCl5 का इक्वेशन कितना हो, कैसे होता है भाई, PCl5 को अगर आप हीट करेंगे तो PCl3 और Cl2 में जाता है। तो यहाँ वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड कितना है, द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज इतना, यानी ये 62 हो गया बराबर, वेपर डेंसिटी रियल कितना है, कह रहा है द इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104, 104 हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n कितना होगा, प्रोडक्ट कितना है, 2 प्रोडक्ट है 2, यानी ये कितना हो गया 62 बराबर 104 बाई 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 62 प्लस 62 अल्फ़ा बराबर 104, यानी क्या हो गया, 62 अल्फ़ा बराबर 104 माइनस 62, ये कितना हो गया, 4 में से 2 घटा 2, 10 में से 6 घटा 4, है ना, 4 में से 2 घटा 2, 10 में से 6 घटा 4, 62 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर क्या हुआ, 42 बटा 62, 42 क्या हुआ, ये 21 हो गया, ये 31 हुआ। अगर दोनों में से हम एक हटा दें तो अगर 20 बटा लगभग 30 हो गया,
जीरो से जीरो ख़त्म हो गया, और ये 3 से क्या हुआ, 3 छक 18, 3 छक 18। अब इसको परसेंट में मांग रहा है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा, 0.66 गुने 100 बराबर क्या होगा, 66%। कहाँ है, हाँ, तो उसके क्लोज आंसर यही है। कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, उतारिए। देखो बच्चे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन कोसेंट। हम लोग रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, क्यूसी करके सिंबल होता है। करा है कि इट इज अ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी स्टेज। करा है इट इज अ मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन डिटरमाइन, हम लोग पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे रिएक्शन का डायरेक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, किधर है, ये हम बता सकते हैं। करा है जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दे रहे हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी बराबर गामा सी प्लस डेल्टा डी। करा बताइए कि इसका रिएक्शन कोसेंट क्या होगा। उसी तरह जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे उसी तरह इसका भी होगा, यानी गामा का पावर क्या होगा, ये वाला है ना, ए बी, यहाँ सी रहेगा। कह रहा है सी टू दी पावर गामा और डी टू दी पावर डेल्टा बटा ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। बात समझ रहे हैं ना, इसको दिमाग में रखना है। कह रहा है एक नोट, इफ यदि क्यूसी बराबर केसी हो देन तब रिएक्शन जो होता है इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है। कब, जब क्यूसी केसी के बराबर हो। रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा कह रहा है कि इफ यदि क्यूसी जो है वो छोटा हो और क्या हो, केसी बड़ा हो, देन तब रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शन आगे की ओर जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इफ यदि क्यूसी बड़ा हुआ केसी से देन तब रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा बैकवर्ड। बात को समझ रहे हैं ना, तो ये दिमाग में रखना है। एक दिमाग में रखना है क्यूसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जिस तरह हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखते थे। अब इसमें कहा कि क्यूसी केसी के बराबर होगा तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। कह रहा है कि अगर क्यूसी केसी का छोटा हुआ तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। अगर क्यूसी बड़ा और केसी बड़ा हो, ये फॉरवर्ड लिखे ना, हाँ फॉरवर्ड, हाँ आगे की ओर जाएगा। केसी बड़ा होगा तो आगे की ओर और केसी छोटा होगा तो पीछे की ओर जाएगा। चलिए देखो, तो ये क्वेश्चन दिया गया है
कंसीडर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2 मोलर अमोनिया गैस एट 500 द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू इतना दिया गया है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम विल प्रोसीड टू रीच द इक्विलिब्रियम। हर केस में बताना है कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या होगा, ये बात बताना है। 3 केस दिए गए हैं। किसी केस में क्या होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, किसी केस में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आगे की ओर, किसी में होगा बैकवर्ड रिएक्शन। आइए हम देखते हैं। केसी हमारा दिया गया है, केसी पता है, वो दिया गया है 6 × 10⁻⁻²। ये नोन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में दिया गया है केसी। अब 1 नंबर हम बनाने जा रहे हैं। जैसे पहला 1 नंबर, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसका क्यूसी का इक्वेशन लिखिए। N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2 मोलर अमोनिया गैस। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH3 का पावर 2 होगा और इसके पावर क्या होगा N2 और H2 का पावर क्या होगा 3 होगा। चलिए अमोनिया का क्या होगा। अमोनिया हमारा हुआ 1 × 10⁻³ का पावर 2। नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ N2 का पावर 1 है। N2 का कंसंट्रेशन कितना है 1 × 10⁻⁵। यही है। H2 का क्या है 2 × 10⁻³ का होल क्यूब। आगे क्या हुआ, ये हुआ 10⁻⁻6 ऊपर में हो गया। ये 10⁻⁵ इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁹ हुआ। ठीक है। अब देखो इसको तुम इससे अगर हटा देते हो तो 10⁻³ बचता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1/10⁻⁸ हो जाएगा। यानी क्या हुआ, ये 10 तुम्हारा 8 हो गया। अब देखो गुना भाग तुम्हारा ठीक है, ये 10⁻⁻6 है, ये -5 है, ये क्या हुआ यहाँ पे 8 इंटू 1/8 इंटू 10⁻⁻8 -5 -3 ये हुआ। ये तुम्हारा क्या आ गया QC आया। अब तुम देखो कि QC बड़ा है कि KC बड़ा है। QC तुम्हारा बड़ा है। जब QC बड़ा है तो सर बताए थे कि QC अगर बड़ा हो KC कम हो तो रिएक्शन पीछे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में चूंकि QC जो है वह KC से बड़ा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्शन अकर्स। ठीक है ना। उसी तरह तुम्हारा होमवर्क है कि B को बनाना है और C को बनाना है। ठीक है ना। उतारो इसको, ये होमवर्क है। B और C तुमको दोनों को निकाल के देखना है कि किसमें KC छोटा आ रहा है और किसमें KC बराबर आ रहा है। एक वाला तो आया है कि QC जो है वो KC के बड़ा वाला आया है, बाकी रिमेनिंग 2 तुमको निकाल के देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा कि क्या होगा। उतारो। अब देखो बच्चे, हम लोग देखने जा रहे हैं लीचेटेरियल प्रिंसिपल। लीचेटेरियल प्रिंसिपल। लीचेटेरियल प्रिंसिपल किसे कहते हैं, करा है इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम is subjected to change any factors like
टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, etc. देन तब इक्विलिब्रियम इज अपसेट, नर्वस हो जाता है, एंड शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उधर जाता है, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो चेंज के इफेक्ट को खत्म कर देता हो। देखो क्या कहा है, कहा कि इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज एनी फैक्टर्स, किसी फैक्टर का बदलते हैं, टेम्परेचर बदलते हैं, प्रेशर बदलते हैं, कंसंट्रेशन etc बदलते हैं, देन इक्विलिब्रियम इज अपसेट, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, एंड शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उधर जाता है, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, जिधर जाने से उसका जो आपने बदलाव लाया है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता हो। अब देखिए हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम देखने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन को अगर हम बदलते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। करा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। कह रहा है पहला नंबर, एक नंबर बात कह रहा है कि मान लीजिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, दिया गया है PCl5 गैस है बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। मान लीजिए हम इसमें क्या किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 आपने बढ़ा दिया, देखिए PCl5 ये है रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड वाले कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, ये रिएक्टेंट उधर जाएगा जिधर जाने से जो आपने बढ़ाया है वो प्रभाव खत्म हो जाता हो। तो आपने कंसंट्रेशन PCl5 का बढ़ाया, तब देखेंगे PCl5 रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है, तो ये PCl5 रिएक्टेंट में है, तो आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाए हैं तो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, प्रोडक्ट की तरफ। अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो रिएक्टेंट की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो कह रहा यदि इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेज देन कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 आप घटा दे रहे हैं, तो PCl5 का कंसंट्रेशन जब घटाइएगा, यानी PCl5 रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट कम कर दिए तो प्रोडक्ट वाले लोग इधर आ जाएंगे, रिएक्टेंट की तरफ आ जाएंगे, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। देन तब कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। मान लीजिए ये हमारा PCl5 का था, हमने क्या किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बढ़ाया, PCl3। अब देखेंगे कि ये PCl3 जो रिएक्शन लिखा गया है उसमें रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है, तो ये PCl3 प्रोडक्ट में है, हमने प्रोडक्ट वाले कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो किधर जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ भागेगा। देन तब बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। फिर हमने क्या किया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेज, PCl5 के कंसंट्रेशन को हमने घटा दिया तो सर क्या बोले, देन तब PCl5 के कंसंट्रेशन को हमने घटा दिया तो क्या होगा, प्रोडक्ट से
PCl3 का कंसंट्रेशन, ये PCl3 प्रोडक्ट में है, उसको घटा दिया, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में कम हो गया है। तो हमारा क्या होगा, देन तब फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। ठीक है ना। अब देखो कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इंक्रीज किया, तो सबसे पहले जिसको डिस्टर्ब कर रहा है वो किधर है, रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है। तो देखिए Cl2 को डिस्टर्ब किया है, Cl2 हमारा प्रोडक्ट में है, उसको क्या किया है, बढ़ा दिया है, तो यानी प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट की तरफ भागने लगेगा ना। देन तब कैसा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिक्रीजेज, Cl2 के कंसंट्रेशन को आपने घटा दिया तो कैसा रिएक्शन होगा, देन तब बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। Cl2 के कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, घटा दिया। जब Cl2 प्रोडक्ट में घट जाएगा तो आगे की तरफ रिएक्शन जाएगा। उतारिए इसको। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक नोट दिमाग में रखो, वो नोट ये है कि ये CaCO3 सॉलिड है, इसको तुम हीट किया, CaO सॉलिड बना और CO2 गैस बना, ये इक्विलिब्रियम है। देखो इसमें तुम CaCO3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ या CaO के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये मटेरियल कैसा है, सॉलिड है। यानी सर तुमको बताए थे कि भाई सॉलिड हो प्योर लिक्विड हो, उसके कंसंट्रेशन को बदलने से इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। कह रहा है देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम on changing the concentration of solid and pure liquid। सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को बदलने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये देखो ये सॉलिड है दोनों और ये गैस है, इस गैस वाले को बदलोगे तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। जैसे मान लो तुम CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा, CO2 को घटा दिया कम हो गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। इसमें मान लो कि तुम ऐसा कर रहे हो, इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज तो कैसा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। बात समझ रहे हो ना। इसको जब CO2 को बढ़ाओगे तो ये है CO2 प्रोडक्ट साइड में, किधर भागेगा, रिएक्टेंट की ओर भागेगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भागेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भागता है। अब देखो मान लो कि तुम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 तुमने घटा दिया, देन तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। CO2 के कंसंट्रेशन को तुम घटा दोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। उतारो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं, कह रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम या मोल्स ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। देखो इसमें दिमाग में रखना कि जिस साइड में अगर प्रेशर बढ़ाया है
तो हम क्या करेंगे, उधर रिएक्शन भागेगा। देखो पहले समझो, यहाँ पे बात लिखने जा रहे हैं। इफ प्रेशर इंक्रीजेज, तो प्रेशर और वॉल्यूम में बॉयल्स लॉ के अनुसार इन्वर्स रिलेशन होता है। इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो देन क्या होगा, मोल्स डिक्रीजेज। ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है, ये इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब वॉल्यूम जो मोल का रिलेशन है, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। तुम प्रेशर को बढ़ाए तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटेगा तो मोल घटेगा। जब मोल घट गया, इसलिए रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उधर जाएगा वेयर जिधर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता हो, कम होता हो। अच्छा, अब देखो कह रहा है इफ यदि तुम प्रेशर को बढ़ाया नहीं, प्रेशर घटा दिया, देन तब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो देन मोल्स क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। यानी इसलिए रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन उधर जाएगा वेयर जिधर नंबर ऑफ मोल्स इज मोर। यानी इस दोनों बात का अगर हम ट्रिक बनावें तो ये कहता है कि भाई हम लोग घुमा फिरा के देखना है मोल्स। इफ मोल्स जो है इज लेस, देन तब रिएक्शन शिफ्ट इन लेस नंबर ऑफ मोल्स साइड। हम प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर उसमें मोल्स कम हो रहा है, तो मोल्स अगर कम हो रहा है तो रिएक्शन उधर ही जाएगा जिधर क्या हो, मोल्स कम होता हो। अच्छा, मान लो कि इफ यदि मोल्स हमारा क्या हुआ, मोल्स मोर हो गया, देन तब रिएक्शन शिफ्ट इन मोर नंबर ऑफ मोल्स साइड। देखो मान लो तुम ऑपरेशन किया तो मोल कम आया, तो जब मोल्स कम आया तो उधर रिएक्शन भागा जिधर मोल्स कम हो। अब मोल्स अगर ज्यादा आ जाए तो उधर रिएक्शन भागेगा जिधर मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। उतारो तो हम क्वेश्चन से समझाते हैं, उतारो। चलो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो एक दिया गया है N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है बराबर 2 मोलर अमोनिया गैस है। यह रिएक्शन दिया गया है। मान लो पूछ रहा है कि व्हाट इफेक्ट occurs on equilibrium सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन, जब क्या होता हो, नंबर ऑफ मोल्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड।
एक नंबर में दूसरा कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगला वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगला वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, अगला मोल्स इज इंक्रीज्ड, अगला मोल्स इज डिक्रीज्ड। ये कह रहा है, समझो बात को। तो कह रहा है, हम लोग इसको थोड़ा समझें। देखो कह रहा है प्रेशर इंक्रीज। तो तुम देखो यहां पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो अगर तुम प्रेशर को क्या किए हो, बढ़ाए हो, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता है। प्रेशर और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो मोल क्या होगा, मोल भी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोल में एक जैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम तुम्हारा घटा तो मोल घट गया, मोल घट गया तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल्स कम हो। सर बोले हैं तुम्हारे एक्टिविटी से जो हुआ है उसमें अगर मोल बढ़ा है तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल ज्यादा हो, मोल घटा है तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा मोल ज्यादा है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल ये है। इधर क्या है, मोर मोल्स, मोल्स ज्यादा है, और यहां पे क्या है बाबू, कम है, लेस मोल्स है, उधर मोल का नंबर कम है। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, ठीक है ना। तो सर बोले कि तुमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा तो मोल घट जाएगा, इसलिए रिएक्शन किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर मोल्स ज्यादा हो, सॉरी मोल्स कम हो। बताओ तो मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, इधर 4 मोल है, यानी कैसा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसको देखो, इसमें क्या किया है कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। प्रेशर क्या किए हो, घटा दिए हो, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोल क्या होगा, मोल भी बढ़ जाएगा। जब मोल बढ़ जाएगा तो किधर रिएक्शन जाएगा, बताओ किधर मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। इसको देखो, वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ा है, वहां प्रेशर से लाए थे, यहाँ वॉल्यूम से उठा लिया, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोल्स क्या होगा, मोल्स बढ़ जाएगा। जब मोल्स बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर मोल्स ज्यादा हो, किधर मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसको देखो, वॉल्यूम घट गया, डिक्रीज्ड, वॉल्यूम घट गया है तो मोल्स क्या हो गया है, मोल्स डिक्रीज कर गया, तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर मोल्स कम हो, यानी प्रोडक्ट साइड में, फॉरवर्ड। ये देखो, इसमें डायरेक्ट मोल ही का बात किया है कि मोल इंक्रीज किया, मोल इंक्रीज किया तो किधर जाएगा रिएक्शन, जिधर मोल्स ज्यादा हो, बैकवर्ड, ठीक है ना। इसमें देखो, मोल इज डिक्रीज्ड, मोल घट गया तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो, फॉरवर्ड, ठीक है ना। उतारो, चलो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है H2 गैस है प्लस I2 गैस है बराबर 2 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। इसमें कह रहा है कि बताओ कि इफ यदि,
करा है कि व्हाट इफेक्ट occurs on given equilibrium system on changing the pressure। कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट अकर्स ऑन गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हम लोग प्रेशर को अगर चेंज करते हैं तो सर बोल रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो एनी इफेक्ट अकर्स ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि रिएक्शन, अगर हम प्रेशर बदलते थे, प्रेशर बढ़ाते थे, तो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा तो मोल घटा। जब मोल कम हो जाता था रिएक्शन उधर जाता था जिधर मोल्स कम हो। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मोल है, रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं? 2 मोल है। अब प्रोडक्ट साइड में भी क्या है? इधर भी मोल 2 है। दोनों तरफ मोल का नंबर जो है बराबर है। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों साइड में मोल बराबर है तो किसी डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड न करेगा, न फॉरवर्ड न बैकवर्ड। उतारिए। अब देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, हम लोग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम में डाल रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की किधर। तो इसमें एक नोट आपको दिमाग में रखना है, वो ये है कि इफ यदि वॉल्यूम जो होता हो वह कांस्टेंट होता हो, देन तब देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अगर क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो इक्विलिब्रियम सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सर का कहना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इनर्ट गैस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होगा? जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या करते हो, इनर्ट गैस डालते हो। कह रहा है इफ यदि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, देन तब रिएक्शन जो है, रिएक्शन if प्रेशर कांस्टेंट हो देन रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज अपसेट, डिस्टर्ब होता है, अपसेट एंड शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उधर जाता है वेयर जिधर नंबर ऑफ मोल्स इज मोर, उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, अधिक हो। किधर जाएगा बोलो? जिधर नंबर ऑफ मोल्स जो है वह अधिक होते हैं उधर ही रिएक्शन जाएगा। सर का कहना है वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो रिएक्शन किधरों नहीं जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो तो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब होगा और ये इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर मोल्स क्या हो, हमारा अधिक हो। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 1, PCl5 गैस है और ये गया है PCl3 गैस,
प्लस Cl2 गैस में गया है, ऐसा गया है। इसमें पूछा है कि व्हाट इफेक्ट occurs on equilibrium system on addition of inert gases at constant वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड किधरों नहीं जाएगा। अच्छा कह रहा है अगला है कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर मोल्स ज्यादा हो। तो देखो इस दोनों में बताओ मोल्स ज्यादा किसमें है? प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। कह रहा है कि देन फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। बात समझ रहे हो ना? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, इसमें कह रहा है, यहां देखो, मान लो कि एक दिया गया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2 मोलर अमोनिया गैस। इसमें कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर वी ऐड इनर्ट गैस, देन किधर रिएक्शन जाएगा बताओ? देखो प्रेशर कांस्टेंट पर इनर्ट गैस डालोगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर ज्यादा हो, जिधर मोल्स ज्यादा हो। इधर 1 3 4 मोल रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में 2 ही मोल है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, वी ऐड इनर्ट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, देन तब नो एनी इफेक्ट, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इनर्ट गैस के बारे में तुमने ये समझा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालना है तभी बदलाव आएगा, बाकी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालना है तो कोई बदलाव नहीं जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे बदलाव होगा और रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स अधिक होते हों, जिस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, जिधर हमारा रिएक्टेंट ज्यादा, जिधर मोल्स ज्यादा है उधर हमारा रिएक्शन क्या होगा? प्रोसीड करेगा। चलिए चलो बच्चों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं आगे, जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कह रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिस्टम पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना। देखिए, रिएक्शन हमारा 2 तरह का होता है। कह रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन 2 तरह का, एक एक्सो, एक इंडोथर्मिक। कह रहा है इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि इसमें हीट जो है रिलीज होगा, डेल्टा H निगेटिव होगा और इसमें हीट निकलता है, हीट इज
रिलीज्ड। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। जैसे A प्लस B है, इसमें क्या होता है, हीट निकलता है। मान लीजिए Q किलो कैलोरी हीट निकला, तो ये कहाँ चला गया, ये प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारा है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। कैसे? क्योंकि ये A के पहले प्लस है, B के पहले प्लस है, यहाँ हीट के पहले माइनस है, और यहाँ प्रोडक्ट के पहले प्लस है। ठीक है, मान लीजिए कि हम इधर प्रोडक्ट लिखे हैं, हटा दें, इधर C लिख देते हैं। C है, A प्लस B ने रिएक्शन किया, C बनाया और इतना हीट निकाला। इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लाइए, इसी को हम इस फॉर्म में कर देते हैं, A प्लस B बराबर इक्वल ये C प्लस ये Q जो है उधर जा रहा है, तो ये Q किलो कैलोरी हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल सब लोग एक फेज में आ गए, A से पहले B, A से पहले पॉजिटिव, B से पहले पॉजिटिव, C से पहले पॉजिटिव, हीट से पहले पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब इसमें देखना है कि तुम अगर हीट को बढ़ाओगे या घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। अब ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इसमें कह रहा इफ यदि तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ जो हीट है वह कहाँ है, वह ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, क्यू है। टेम्परेचर को तुम बढ़ाते हो तो ये क्यू को बढ़ाया, जब ये बढ़ेगा तो किधर बढ़ा, प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हो गया, ये प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हो गया तो ये किधर भागेगा, रिएक्टेंट की तरफ, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। देन तब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लो तुम क्या किए हो कि इफ यदि टेम्परेचर को घटा दिए हो, टेम्परेचर घटाए हो तो टेम्परेचर से रिलेटेड कौन है, ए बी सी नहीं है, क्यू है। तो जब टेम्परेचर को घटाओगे तो क्यू घट गया, यानी क्यू प्रोडक्ट साइड में बैठा था जो कम हो गया, तो यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ भागेगा। कैसा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन आकर यहां आओ। अगला कह रहा है कि समझ गया ना, मान लो कि रिएक्शन तुम्हारा है वह कैसा है, कह रहा है इफ यदि रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड। इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट, इंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता हो। चलो इसका इक्वेशन कैसा बनाओगे तुम, A प्लस बी प्लस हीट Q किलो कैलोरी बराबर क्या है, C है, ये वाला है। तो ये तुम्हारा इंडोथर्मिक रिएक्शन का साइट है। इसके अंदर तुम्हारा क्या हुआ, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ मटेरियल कहाँ है, यहां है। टेम्परेचर से जुड़ा हुआ सी नहीं है, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ बी नहीं है, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ ए नहीं है, ये है क्यों, हीट। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये हीट बढ़ेगा। देखो हीट किधर है, प्रोडक्ट साइड में कि रिएक्टेंट साइड में, तो ये रिएक्टेंट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड में बढ़ गया। तो जब रिएक्टेंट साइड में बढ़ गया तो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर तुम क्या करते हो, टेम्परेचर को घटाते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाते हो तो हीट घट जाएगा। हीट किधर है, रिएक्टेंट साइड में, ये घट गया
रिएक्टेंट साइड में घट गया तो प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट की तरफ आने लगेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये बात दिमाग में रखना है कि भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें हीट बढ़ाने घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव, इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव। तो एक बार और देख लो कि मान लो कि रिएक्शन हमारा एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या है, A + B = C, और एक्जोथर्मिक में हीट निकलना। हीट जब निकलेगा, रिएक्टेंट से निकलेगा तो प्रोडक्ट के तरफ जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। रिएक्टेंट से निकालोगे तो इधर निकालोगे तो माइनस होगा, तो वो माइनस प्रोडक्ट में जाकर प्लस हो गया। अब ये बैलेंस हमारा इक्वेशन हुआ। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ जो हीट होता है वह प्रोडक्ट में बैठा है, तो ये तुम बढ़ाया, ये जब तुम बढ़ाया तो क्या होगा, बैक साइड रिएक्शन जा रहा होगा। और जब तुम टेम्परेचर को घटा दोगे तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ भागने लगेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसमें क्या है, इंडोथर्मिक में कि भाई रिएक्टेंट को हीट देना है कि प्रोडक्ट में चला जाए, यानी हीट देना है, तो ये पॉजिटिव हमारा हीट है। अब इसमें जब तुम रिएक्टेंट साइड में हीट लगा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्टेंट वाला बढ़ गया जो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा। और अगर तुम क्या करते हो, टेम्परेचर घटाते हो तो रिएक्टेंट साइड में घट जाएगा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आने लगेगा। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का साइड था जो हम लोग आज फिनिश किया। अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके।